चलिए दोस्त, अपने लोग चैप्टर कर रहे थे इन्वेंट्री, आगे बढ़ाते हैं। लास्ट किए थे सम नंबर 6। अब आ जाइए आप लोग सम नंबर 10 में। सम नंबर 10। बस ये सम नंबर 10 करने से पहले बोलो, आपने पहले बीआरएस कर रखा है? बचपन में किया होगा तो ऐसे ऐसे किया हुआ है। बस अब वही रूल आज फिर से काम आने वाला है। देखो, मैं सम नंबर 10 पढ़ना चालू करता हूं आपके लिए। मेसर्स एबीसी लिमिटेड फॉलोज परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कुछ बताओ, परपीचुअल मतलब बुक्स बनाता है, ठीक है। On 31st March of every year, the company undertakes physical stock verification। और बोला हर साल 31st मार्च को, जो ईयर का एंडिंग है, उस दिन गोडाउन में जाके फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन भी करता है। On 31st March 2003, value of stock as per the record differed from value as per physical stock। क्या बोला ये समझा? बोला कि हम लोग 31 मार्च 2003 को जैसे गए ना, तो हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब हो गया बुक्स, और एज पर फिजिकल स्टॉक दोनों सेम नहीं है। बोले बुक्स में कुछ और आंसर दिखा रहा है क्लोजिंग स्टॉक का, और फिजिकली गोडाउन में कुछ और है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो, देखो इधर देखो, मान लो ये वाला जो हाथ है ना, काला काला हाथ, ठीक है ना, ये मेरा बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है स्टॉक का। कौन सा वैल्यू? बुक। और ये लेफ्ट वाला मान लो, मैं इसको बोलता हूँ फिजिकल, तो ये बुक वैल्यू, और ये कौन सा है? फिजिकल। किंतु ये दोनों क्या सेम होना चाहिए? हाँ होना तो चाहिए। अगर सब कुछ सही सलामत जा रहा है तो दोनों हमेशा क्या होना चाहिए? बुक में जितना दिखाएगा गोडाउन में भी उतना ही माल होना चाहिए। पर बोल रहा है कि बुक में कुछ और दिखा रहा है, गोडाउन में कुछ और दिखा रहा है। ऑन स्क्रूटनी द फॉलोइंग डिफरेंसेस वेर नोटिस। स्क्रूटनी किया, थोड़ा खोजबीन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसको चार ठो रीजन मिला इस डिफरेंस का। मैं पढ़ूंगा चार रीजन। पहले मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। बोलता है, इफ द इन्वेंट्री इज वैल्यूड इन द बुक्स एट 1,50,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री। बोलता मान लो बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक हमको पता है 1.5 लाख रुपया है, बुक में कितना दिखा रहा है, तो बताओ कि फिजिकल स्टॉक कितने का है। जब बीआरएस करते थे याद करो, मान लो कैश बुक का बैलेंस दे दिया, बोलता है पासबुक का बैलेंस बताओ, तो रूल क्या था याद है? कैश बुक से कहां जाना पड़ता था? पासबुक। वही लॉजिक है। अभी मेरे को कौन सा वैल्यू दे दिया है? बुक वैल्यू। बोलता है फिजिकल स्टॉक के पास जाओ, तो बुक वैल्यू किसके पास जाएगा? फिजिकल स्टॉक के पास। मैं नहीं बोल रहा हूं 100% अभी तक मेरा बात समझ में है, थोड़ा थोड़ा भी समझ में है तो काफी है, इतना थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अब मैं एक एक पढ़ रहा हूं, क्या लिख रहा है देखो। स्टॉक रजिस्टर वाज ओवरकास्टेड बाई 6,000। पहले बोलो, स्टॉक रजिस्टर मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? बुक्स का बात कर रहे हैं कि फिजिकल स्टॉक का? बुक्स का बात कर रहा है। ओवरकास्टेड मतलब ज्यादा लिख दिया, पक्का ज्यादा। तो इधर समझो, इधर ध्यान से देखना मेरे हैंड्स मूवमेंट को, कि मेरा बुक का वैल्यू 6,000 से बढ़ गया। तो ये मेरा बुक वैल्यू यहां पर है, फिजिकल स्टॉक तो यही पड़ा हुआ है। ये सिचुएशन है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस बार? बुक वैल्यू दिया है। बुक वैल्यू से किसके पास जाना है? फिजिकल स्टॉक के पास जाना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बुक वैल्यू से 6,000 कम कर देना चाहिए। तो आंसर मिल गया पहला वाला, कि मुझे इसको क्या कर देना चाहिए? लेस करना चाहिए। तुमको बहुत मन था ना पिछले दिन बीआरएस जैसा? हाँ देखो, मैं बोला था कराऊंगा। आगे देखो अगला क्या बोल रहा है। गुड्स परचेज 10,000 were received and included in physical stock but no entry was made in the books। बोला हमने कुछ माल परचेज किया, फिजिकली वो आ भी गया, फिजिकल स्टॉक में इंक्लूड भी हो गया, मगर बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। अच्छा, फिजिकली अगर माल आ गया तो फिजिकल स्टॉक बढ़ गया कि घट गया? तो फिजिकल स्टॉक तो तुम्हारा बढ़ गया, किंतु बुक में तो एंट्री हुआ ही नहीं है। तो ये सिचुएशन खड़ा है। हमको कौन से बुक से कहां जाना है? बुक वैल्यू से फिजिकल स्टॉक जाना है। तो बुक वैल्यू को फिजिकल स्टॉक के पास जाना है तो क्या करना? बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्या? ऐड करना पड़ेगा। अब समझ रहे हो, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला सम है। मतलब इसके अंदर आप ज्यादा रटा रूटी नहीं कर सकते, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? अगला पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वाज सोल्ड एंड एंटर्ड इन बुक्स, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया,
बट द स्टॉक इज येट टू बी डिलीवर्ड। बोलते जो सेल है ना, जो सेल है हम बुक में रिकॉर्ड कर दिए। अच्छा बोले जब सेल होता है माल आता है कि जाता है? तो बुक्स में चला गया, हम रिकॉर्ड कर दिए, तो माल चला गया तो बुक वैल्यू बढ़ गया होगा कि कम गया होगा? घट गया होगा ना। तो बुक वैल्यू तो घट गया। बोलता गोडाउन से माल निकला ही नहीं, तो फिजिकली गोडाउन में आज भी माल है, किंतु बुक में वैल्यू कम हो गया, सेल हो गया तो कम कर दिए होंगे ना। सारा बच्चा लोग बोलो हाँ कि ना। तो ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखे? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू से कहां जाना है? फिजिकल स्टॉक। तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, तो इस आइटम को क्या करने का? ऐड। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? पक्का? ज्ञानवी जी ठीक है क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा है जरा सा ध्यान दो। गुड्स वर्थ 5,000 रिटर्न टू सप्लायर बट इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। मतलब बोले सप्लायर को रिटर्न कर दिया, सप्लायर को माल भेज दिया, फिजिकली चला गया, बट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए। अच्छा जब रिटर्न किए सप्लायर को, गोडाउन से माल गया, तो फिजिकल स्टॉक कम हो गया कि बढ़ गया? फिजिकल स्टॉक कम हो गया, किंतु बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रह गया। ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू से फिजिकल क्या करना है? लॉजिकली काम कर गया। तो दो ठो लेस है, दो ठो ऐड है, करो काम खत्म। आप पढ़िए एक बार वाला लाइन प्लीज मेरे लिए। गुड्स वर्थ पढ़। हाँ, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में बता। अगर मैं सप्लायर को माल भेज दिया, मतलब मेरे गोडाउन में माल आ गया कि गोडाउन से माल चला गया? चला गया, किंतु कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ? बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। दोनों हाथ ऐसे कर, करना पड़ेगा, शर्माने से नहीं चलेगा। तुम्हारा बुक कौन सा है? ये बुक है। और तुम्हारा वो कौन सा है फिजिकल स्टॉक? ये वाला। तो तुम सप्लायर को माल भेज दिया, तो गोडाउन से माल गया कि आया? चला गया। तो गोडाउन में फिजिकल स्टॉक कम हो गया कि बढ़ गया? तो कम कर। हाँ, बुक में कोई चेंज हुआ? बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब कहाँ से कहाँ जाना है? हाँ, बुक वैल्यू से फिजिकल स्टॉक क्या करेगा? बस, समझ आ गया? बस। तो चलो इसको लिख ले, लिख के खत्म करें यार। लिख ले तो। किसी को और कोई पॉइंट समझना है? दोबारा कोई पॉइंट समझाऊं? नहीं। लिखो 10। ये भी फिजिकल स्टॉक ही निकालने का सम हो गया। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2003। बोलो यहां तक ठीक है? अच्छा इतना क्यों लाइन डाल रहा है? सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग। क्या दिया हुआ है? बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है ना। एज ऑन दिया हुआ भी 31 का ही है, कि बुक में वैल्यू कितना था? 1.5 लाख था ना। ओके। पहला पॉइंट क्या था? स्टॉक रजिस्टर ओवरकास्टेड 6,000 लेस होगा। पहला वाला पॉइंट, स्टॉक रजिस्टर ओवरकास्टेड, ज्यादा लिख दिए थे तो कम कर दो रजिस्टर को, 6,000 से कम कर दिया। परचेज हुआ था, फिजिकल स्टॉक में आ गया था, बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, तो रिकॉर्ड कर लो भाई। एड गुड्स परचेज्ड कॉमा नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ए मेरा बात सब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? अच्छा ये था अपना 10,000 रुपए का, तो लिखने दो 10,000 रुपए। ये भी ठीक है। एक और ऐड होना था, क्या था ये? 30,000 का माल था, सेल हो गया, स्टॉक इज येट टू बी, डिलीवर नहीं हुआ। गुड्स सोल्ड recorded in books but not delivered। not delivered समझ गया? मतलब फिजिकली। और लास्ट पॉइंट तुम लोग लेस बोला था शायद। 5,000 रिटर्न कर दिया, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर नॉट
रिकॉर्डेड इन बुक्स कितना था? 5,000 था ना? लेस, बस 179, ठीक ही बोल रहे हो। तो बुक वैल्यू से स्टार्ट किया था, कहां पहुंच गए? फिजिकल स्टॉक के पास। फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2003। तो गोडाउन में फिजिकली कितने का माल पड़ा हुआ है? 179 का। बताओ यहां तक आपके मन में क्या शंका है, आशंका है, दुविधा है, जिज्ञासा है, कोई ज्ञान की पिपासा है? और सारे बच्चों का लिखना हो गया तो बता देना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। 6 कर लिया था ना? हाँ, 7 में आओ, 7 में आओ। तुम लोग को गुड्स रिसीव डिस्पैच वो सारा स्टोरी याद है ना? ठीक है, देखो 7 पहले मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31/3/19। जैसे ही बोला बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब आपको समझ में आना चाहिए मुझे किस पे ध्यान देना है। ओनरशिप पे देना। फिजिकलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट। सीधा बात, अगर मैं 31 मार्च को ओनर हूं तो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा वो सामान, और अगर ओनर नहीं हो तो नहीं आएगा, बस इतना ही बात है। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंसर्न एंड्स ऑन 31 मार्च 19, ठीक है। बट द स्टॉक इन हैंड वाज वेरीफाइड ऑन 7 अप्रैल। तो पहले बोलो जो स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ बिफोर बैलेंस शीट डेट की आफ्टर बैलेंस शीट डेट? आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो आफ्टर बैलेंस शीट डेट में गुड्स रिसीव विल बी लेस हो जाएगा, डिडक्टेड, और गुड्स डिस्पैच विल बी। इतना याद है आपको? सबको कुछ बोलना यहां पर नहीं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। द स्टॉक एट कॉस्ट वेरीफाइड ऑन 7 अप्रैल इज 50,000। मतलब 7 अप्रैल को टुक टुक करके गोडाउन में गए, फिजिकली काउंट किया, कितने का माल पड़ा हुआ है? 15,000। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं स्टार्ट करूंगा ना फिजिकल स्टॉक एज ऑन 7 अप्रैल, ठीक है। बोलता है परचेजेस एज पर परचेज बुक फ्रॉम 1/4 टू 7/4, मतलब उस पीरियड के दौरान, समझ गया, 1/4 से 7/4, ठीक है ना। दैट इज बिफोर वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन के ठीक पहले तक कितना परचेज किया है? 2500। मेरे को इतना नहीं समझ में आता है, बस इतना बोलो, परचेज मतलब गुड्स रिसीव की डिस्पैच्ड। गुड्स रिसीव लेस होगा कि ऐड होगा? काम खत्म, ये लेस होगा। और दिमाग ही कौन लगाएगा यार एग्जाम में इतना? कौन सा गोल्ड मेडल मिलेगा ज्यादा सोचने से? ठीक है ना। कैसे से करना आप समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रिसीव्ड बिफोर 31 मार्च। बात समझो, 31 मार्च जो है ये तो मेरा बुक क्लोजिंग डेट है, किंतु स्टॉक वेरिफिकेशन कब हुआ है? 7 अप्रैल। बोल रहे 31 मार्च को गोडाउन, उसके पहले ही 5,000 का माल घुस गया था गोडाउन में, घुस गया था। मेरा पहला क्वेश्चन, अगर माल 31 मार्च के पहले घुसा था तो ये माल क्या 31 को गोडाउन में होगा? हाँ, तो क्या ये माल 7 अप्रैल को गोडाउन में होगा? हाँ, मान लो सेल नहीं हुआ है तो होना चाहिए ना। तो ये मतलब परचेज में मतलब है, बस सीधा बात है, सेल नहीं हुआ, चलो तो क्या हुआ, 7 को भी हो गई। तो 7 को जब तुम गया होगा, काउंटिंग किया होगा फिजिकली, उसके अंदर ये माल घुस गया होगा, ठीक है। आगे बोलता है इनवॉइस वेर नॉट रिसीव अप टू द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। बोले 7 तारीख तक इसका इनवॉइस नहीं मिला। फिजिकली तो गुड्स आ गया मेरे पास, तो मेरे फिजिकल स्टॉक में इंक्लूड हो गया, किंतु इसका इनवॉइस नहीं मिला मेरे को अभी तक। तो क्या मैं इस गुड्स का ओनर हूं? अगर मैं इस गुड्स का ओनर नहीं हूं तो क्या ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है? तो मुझे क्या करना चाहिए? वेरी गुड, लेस करना चाहिए। तो चुपचाप जाके क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना, मतलब 15,000 में फिजिकल स्टॉक में तो घुसा हुआ है,
बट ये अपना स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा क्योंकि ओनर नहीं है, फिजिकली तो है पर ओनर नहीं है, तो इसको हटा दो, लेस कर दो। याद आ रहा है, ऐसा कुछ इनवॉइस वाला बात पिछले क्लास में किए थे। आगे, स्टॉक कॉस्टिंग 3000 लाइंग एट ब्रांच ऑन 31/3/19 was not considered in stock taking। बोला 15,000 में ना ये 3,000 का स्टॉक इंक्लूड नहीं है, ये मेरे ब्रांच में पड़ा हुआ है। तो अगर मेरे ब्रांच में है तो इसका मालिक कौन है? हम है। तो क्या मेरे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनना चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? ऐड कर देंगे। द ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। ये तो देता है सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए, पर इन तीनों एडजस्टमेंट में कोई भी चीज सेल प्राइस दिया है क्या? तो कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगा क्या? तो मैं ऐसे बोलिए बेकार लाइन है मेरे लिए, इस समय कोई काम का नहीं है। हाँ, किसी चीज का सेल वैल्यू देता तो कॉस्ट कन्वर्ट करने में काम आता, पर इस बार तो सब कॉस्ट ही दिया है, तो कन्वर्जन का कोई झमेला नहीं है। बोलना समझ में आ गया? तो चलो फिर कहां चले सर करने के लिए, और कहां? प्रश्न संख्या 7, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू। अच्छा, ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल दिया ना? ओए, हम बोल रहे फास्ट नहीं हो गया ना? समझ में आया ना सबको? बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 2019। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये लोग जो दिया था पहले मुझे, ये लोग दिया था फिजिकल स्टॉक एज ऑन 7th April 2019। कितना दिया था? 15,000। पहला लाइन हो गया। परचेज हुआ था उस पीरियड में 2500 का, लेस होगा तो लेस गुड्स परचेज्ड बिटवीन 1st April टू 7th April। 2,500 आपने बोला लेस कर दो, मैंने कर दिया। उसके बाद था एक तो 5,000 का गुड्स रिसीव हो गया था किंतु इनवॉइस नहीं मिला था, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, गुड्स रिसीव्ड विदाउट इनवॉइस। ऐसे लिख दे चलेगा? छोटा से लिख रहे हैं, गुड्स रिसीव विदाउट इनवॉइस, मतलब इसका मालिक नहीं है। नहीं है तो हटा दीजिए 5,000। और एक तो था ये ब्रांच में पड़ा हुआ था, ऐड होगा, तो ऐड स्टॉक लाइंग एट ब्रांच। तो फिजिकली मेरे पास नहीं है, ब्रांच में, पर ओनर तो मैं हूं तो जोड़ना चाहिए। तो 3,000 था ना, जोड़ दो 10,500। तो ये जो निकला इसको क्या नाम देंगे? बुक वैल्यू एज ऑन 31st March 19। ये बुक वैल्यू है तो यही ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाएगा। ये कंपनी जब फाइनल अकाउंट्स बनाएगा ना, तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाएगा? 10,500। बोलिए। ऐसे कैसे होगा? तो फिर तो तुम ओनर हो गया ना उसका, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा। करेक्ट। ठीक है सर, आगे चलें। चलिए अब एक आपको बढ़िया सम कराते हैं। हाँ हाँ, तुमको हमको पता है बहुत मन कर रहा है। सम नंबर 9। अब मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इस सम को आप पहले अच्छे से रीडिंग कर ले 2 बार, फिर मैं पढ़ना चालू करूंगा। रैदर मैं सम सॉल्व करना चालू करूंगा। क्यों? क्योंकि सम देखने में भयानक है, पर बोलते हैं ना एकदम लॉलीपॉप सम दिया, एकदम लॉलीपॉप।
कई बार होता है ना, देखने में लगता है भारी भरकम, अंदर में दम नहीं है, वो वैसा गैस बम वाला समय है। तो प्लीज इसको 2 बार आप अच्छे से रीड करो, इत्मीनान के साथ, समझ समझ के, फिर मैं आपको आगे कराऊंगा इसको। रीडिंग किया रे? हो रहा है? जल्दी से रीड कर, ज्यादा टाइम देना पाप है। चलिए, अब ये सम को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। लास्ट लाइन पढ़ा पहले। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। तो फाइनल अकाउंट्स में कौन सा वैल्यू होता है? बुक वैल्यू। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए, इंक्लूजन इन फाइनल अकाउंट्स बोल रहा है मतलब आपको क्या निकालना है? बुक वैल्यू निकालना है। बोलो इतना दूर क्लियर है? ठीक है सर, मैं आगे पढ़ना चालू किया सर आपके लिए। पढ़े सर? रेडी? अच्छा, क्या हुआ? हाँ, मैं एक काम करता हूं, पढ़ना क्या है, सम तो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। मैं पहले हेडिंग लगा लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन, क्या तारीख था देख तो? 31 मार्च 19। यहां तक ठीक है? जैसे नॉर्मल फॉर्मेट बनाते हैं भाई, वो कुछ नया कुछ नहीं करा रहा हूं, जो नॉर्मल हमेशा बनाते हैं वही है। अच्छा, तुमको स्टॉक का वैल्यूएशन रूल पता है? स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, पता है ये सब तो तुमको? ठीक है, अब मैं पढ़ना चालू किया सम को। देखो पहला लाइन में क्या बोल रहा है? इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च was completed by 10th April, the valuation of which showed an inventory figure of 1675 at cost as on completion date. इंग्लिश समझ में आ गया? बोला 31 मार्च को स्टॉक वेरिफिकेशन करना चाहिए था, हो नहीं पाया। कब किया है? 10th अप्रैल। तो बिफोर बैलेंस शीट डेट की आफ्टर बैलेंस शीट डेट? आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो स्टॉक वेरिफिकेशन इज डन आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो गुड्स रिसीव क्या किया जाना चाहिए? लेस होना चाहिए। और गुड डिस्पैच क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। इतना दूर एकदम क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट नहीं? अच्छा, इसका वैल्यू कितना था? 16,75,000। आप बगल में देखिए क्या लिखा? एट। अच्छा, मतलब ये लोग जो भी सामान इंक्लूड किया उस दिन, तो ये लोग क्या 10th अप्रैल को गया, ये पीस माल है, उसका कॉस्ट ले लिया ये लोग पूरा का पूरा। कौन सा प्राइस लिया है? तो इसके अंदर जो भी माल घुसा हुआ है सब कौन से प्राइस पे है? कॉस्ट प्राइस पे है। चलो ठीक है, तो आपको पता है मैं स्टार्ट तो इसी से वैल्यू से करता हूं। तो मैं लिखना चालू किया, क्या चीज? फिजिकल स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल 2019। कितना था? 1675, 16,75,000। पहले बोलो इतना दूर कोई डाउट है क्या? बोलो इसमें क्या डाउट है? तो एक लाइन हमको समझ में आ रहा है, इजी है। अब आगे बढ़ूं मैं एक बार? चलो, आगे मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा गौर फरमाइए सर। आगे क्या बोल रहे हैं लोग? बोलता है आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब आफ्टर 31 मार्च, 1 अप्रैल से, एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब 10 अप्रैल। अरे वो पीरियड का बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में। इतना इंग्लिश लिखा है, उफ। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड 68,750। अच्छा, उस पीरियड के दौरान हाँ सेल हुआ था 68,750। प्रॉफिट मार्जिन बिंग 33.33% ऑन कॉस्ट। वही 33.33 बोल, चाहे 33 1/3, बात तो एक ही है। अच्छा, मैं एक और लाइन आपके साथ मैं पढ़ना चाहता हूं। इसके बाद बोला है, देखो यहां पर, ड्यूरिंग दिस पीरियड। सर आप एक लाइन छोड़ दिए, छोड़ो ना यार। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट ए मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस मतलब होता है सेल प्राइस ऑफ ₹3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो सीधा सीधा बात है ना यार, सेल्स रिटर्न है कितने रुपए का? 3,000। और 3,000 क्या है? प्राइस है, सेल प्राइस है। अच्छा, सेल का मतलब क्या होता है पहले बताओ? गुड्स रिसीव की डिस्पैच। और गुड डिस्पैच इस बार क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। तो सीधा बात है, नेट सेल निकाल लो,
सेल पता है 68,750 है, रिटर्न कितना है 3,000, नेट सेल निकाल लो, उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लो, जोड़ दो बैठ के भाई, तो गुड डिस्पैच विल बी एडेड। बोलो हाँ कि ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे ही, आपने बोला मैंने लिखा एड नेट सेल्स बिटवीन 1st अप्रैल टू 10th अप्रैल। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 68,750 पूरा सेल था, उसमें से रिटर्न हो गया था 3,000, तो -3 ये नेट सेल हुआ, पर इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। सुनो ना, वो लोग क्या बोला था, इधर मैं लिख रहा हूं, सुनो ना, सीपीएसपी प्रॉफिट, प्रॉफिट वो लोग बोला था 33 1/3, वही 33.33, प्लीज रोया तो मत करना। ऑन क्या बोला था, कॉस्ट क्यों ऑन सेल, हाँ देखो कॉस्ट लिखा है, ये सेल बोल रहा है यहाँ पर तेरी, हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे, ये ऑन क्या है कॉस्ट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100, तो सेलिंग प्राइस 133 1/3 है, और ये तो सेल प्राइस है, सेल प्राइस को सेल प्राइस से डिवाइड कीजिए, क्या चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, अब आ जाएगा आंसर कॉस्ट। बोलो इतना तो समझने में कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को बताओ कोई दिक्कत है तो वापस पूछ लो, क्योंकि अगर वापस पूछ रहे तो मैं वही बोलूंगा, गुड सेल मतलब डिस्पैच, डिस्पैच मतलब ऐड होना है बस। अच्छा ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं 49313। अगर किसी का 312 आ रहा है तो लड़ाई मत करना यार, वो छोटा सा डिफरेंस है राउंड ऑफ का, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलो पापियों समझ में आया, मानव समझ में नहीं आया ना तो पूछ ले दोबारा, आ गया, मानव आज स्मार्ट लग रहा है वैसे। यहां से कहां जाना है, अच्छा जाके आएगा, ओ कहां हो गया, अच्छा इसीलिए तुम लोग पैसा दिया था उसको आज, चंदा, सब चंदा इसीलिए दिया था, बोले बहुत खर्चा हो गया आज इसका, ठीक 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 समझ में आया, चंदा का बात समझ में आया। चलो आगे यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं, अगला पॉइंट पढ़ूं, देखो क्या बोल रहा है, परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर मतलब समझ रहा है 1st अप्रैल से 10th अप्रैल के बीच में, इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000, इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री क्यों बोला समझ गया, क्योंकि परचेज हुआ होगा तो 10 तारीख को इंक्लूड हो ही गया होगा स्टॉक में, वही वही बोल रहा है। अब ज्यादा समझाता है तो तुम लोग को समझ में कम आता है, एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ओ इसका मतलब परचेज 90,000 का थोड़ी ना है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 90 माइनस 10% यानी कितना 81 का परचेज हुआ है। अच्छा बस इतना बताओ, ये परचेज बिटवीन दैट पीरियड है, परचेज मतलब रिसीव की डिस्पैच, रिसीव ऐड होता है कि लेस, तो सीधा बात है इसको लेस करेंगे। देख कितना आसान नहीं लग रहा है, जब पढ़ रहा था कैसा अजीब लग रहा था, और अभी देखो, हाँ वही तो मेरे को लेस बोला ना तुम लोग, गुड्स परचेज्ड, अच्छा बी बाई डब्ल्यू समझता है ये क्या है, हाँ बिटवीन है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, लिख के देख ले कुछ नहीं होगा, मार्क्स कटता है थोड़ा, तुम्हारे पास लुटाने को 100 नंबर है, तुम जितना लुटा लो, तुम शॉर्ट फॉर्म लिखो, लोग मार्क्स भी शॉर्ट में देगा, मान लो 10 नंबर का सम है तो बोलेगा हम शॉर्ट में लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे हम, मन मन में समझ लो। तो वही बात है, तो गुड्स परचेज बिटवीन 1 4, ये कितना परचेज था मैं भूल गया, 90,000 मत लिखना, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो सही वैल्यू कितना है 81। जब जबरदस्ती इजी चीज को ये लोग टफ बनाता है तो कुछ किया नहीं जा सकता सर। 81,000 बैठाओ, जल्दी से बैठाओ, हो गया सबका, मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या बोल रहा है देखो, आगे आगे आगे, अब आगे देखो, इस बार एकदम ध्यान से मेरे साथ साथ, एकदम सारे बच्चे ध्यान से मेरे साथ साथ, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग मतलब इन्वेंट्री टेकिंग कब हुआ था 10th अप्रैल को, तो उसके बाद बोल रहा है, हाँ क्या हुआ, इट वॉज फाउंड दैट, मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद पता चला, क्या पता चला, दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 11,250,
बोला हमको पता चला ना, स्टॉक वेरिफिकेशन कर लिया, काउंटिंग कर लिया 1 2 3 4 करके 16 लाख कितना 75 आ भी गया। हम बोला हाँ आ गया, फिर क्या हुआ? तेरी की ये येलो लाइन क्यों चला गया? हम बोला फिर क्या हुआ? आ गया तो बोला अब मुझे पता चला यहां पर कि हमारे पास ना एक बहुत पुराना सामान पड़ा हुआ है, ओल्ड, वेरी ओल्ड, पुराना है, और उसका नाम दिया स्लो मूविंग स्टॉक। मतलब बिक नहीं रहा है भाई, कोई भी माल जो नहीं बिक रहा है ना, बहुत टाइम लेता है बिकने में, उसको हम लोग स्टाइल से क्या बोलते हैं? स्लो मूविंग स्टॉक। समझता होगा शायद, इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ भी लिया होगा कभी ये सब। स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग। जो पेरिशेबल आइटम होता है वो फास्ट मूविंग होता है। ज्वेलरी फॉर एग्जांपल स्लो मूविंग है। अरे कोई सब्जी बेचता है ना, फास्ट मूविंग है, फटाफट बिकता है। ज्वेलरी का दुकान में क्या माल जल्दी बिकता है? नहीं। तो वही बता, जैसे तुम लोग मैंने पैंटलून्स वैंटलून्स में जाता है ना खरीदने के लिए, वो क्या लगाता है? ऑफर, हाँ क्या बोलता है वो, बड़ा सेल लगा है, वो सब क्या करता है? वो पुराना स्टॉक को निकालने का काम करता है, वो सब स्लो मूविंग स्टॉक निकालता है वो लोग। समझ रहे हैं मेरा बात? तो वही बोल रहा है, कुछ पुराना सामान है जिसका कॉस्ट अपने लिए कितना था? 11,250। तो है। अच्छा, अपने पास अगर कोई पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है तो क्या वो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा क्या? आएगा, और वो लोग लिया भी है, उसमें तो कोई गलती नहीं किया। किंतु बोल क्या रहा है देख, विच शुड बी टेकन एट 5250 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। बोल रहा है ऐसे तो उसका कॉस्ट, तो समझो बात को, क्या बोल रहा है? बोला कॉस्ट जो है ना उसका 11,250 है, किंतु अब आगे जाके जब बेचेंगे ना उसको, जब आगे जाके बेचेंगे ना उसको, तब उसको ना 5250 में बेच पाएंगे, ज्यादा में नहीं बेच पाएंगे। कितना में बेच पाएंगे? 5250 में बेच पाएंगे। अच्छा, मतलब 5250 उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। अभी तक तो बेचे नहीं है, बेचेंगे। तो मतलब समझो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 5250। वो लोग ये बताना चाह रहा है कि उस सामान का कॉस्ट तो 11250 है, कि उसका मार्केट मार्केट वैल्यू नहीं बोलेंगे, उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 5250 है। बोलो बात पकड़ में आ रहा है? आप तो जानते हो स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यानी आपको अपने स्टॉक के अंदर कौन सा वैल्यू लेना चाहिए? 5250 लेना चाहिए। किंतु जानते हो, आपने जब अपना स्टॉक वैल्यू किया है ना, तो उसमें आपने 5250 नहीं लिया है, क्योंकि आपने जब अपना, देखो अंडरलाइन किया हुआ है कि आपने जब स्टॉक वैल्यू किया 16,75,000, वो एट कॉस्ट है। मतलब उसके अंदर सारे फिगर्स जो आपने लिए वो कौन सा प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। आपने जो भी फिगर्स लिए वो सारे कौन से प्राइस हैं? कॉस्ट प्राइस है सर। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो भैया गड़बड़ क्या हो गया? हमको तो लेना चाहिए स्टॉक के वैल्यू के अंदर कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, पर हमने ले लिया कौन सा? कॉस्ट। तो हमने ले लिया 11,250। बात समझो, मैंने कितना ले लिया? 11,250। लेना चाहिए कितना? 5250। तो भैया मैंने कितना ज्यादा ले लिया? हाँ, दोनों का डिफरेंस कितना है? 6,000 ज्यादा ले लिया। तो अगर ज्यादा ले लिया तो मुझे क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए 6,000। समझ आ रहा है क्या? तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सर आप लोगों को? मैं एक बार फाइनल एक बार बोल देता हूँ, हुआ क्या है। ये लोग स्टॉक वैल्यूएशन किया है, एक स्टॉक पुराना हुआ था मेरे पास जो पुराना था, उसका कॉस्ट कितना था? 11,250। वो लोग क्या किया है, जब अपना स्टॉक वैल्यू किया, देखो इसको एट कॉस्ट ही किया है, मतलब उसको 11,250 ले लिया। किंतु फिर बोलता है पता चला कि इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो कम है, दैट इज कितना है? 5250 है। तो आपको समझ में आ गया भैया कि भैया कॉस्ट कितना है इसका? 11,250, पर इसका एनआरवी कितना है? 5250। ये वैल्यू होना चाहिए विच एवर इज लोअर में, तो मतलब 5250 में वैल्यू होना चाहिए, पर मैंने कॉस्ट ले लिया, मतलब 11,250 ले लिया। लेना चाहिए 5250, मतलब मैंने 6,000 रुपया ज्यादा ले लिया अपने स्टॉक में। तो बस मुझे क्या करना है? अपने स्टॉक को 6,000 से कम करना है। समझ में आया यहां तक? तो चलिए लिख लेते हैं। ऐड करना है कि लेस करना है? क्या बोला तुम लोग? लेस। तो मैं लिख दिया, आप बोले लेस तो लेस लिख दिया। लेस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, और ब्रैकेट में दिखा दिया 11,250 माइनस 5250, 6,000। अब लग रहा होगा पढ़ के, अरे यार क्या इजी सम था, कैसा अजीब लग रहा था पढ़ के।
हाँ करेक्ट। आगे चले, सबका हो गया यहां तक। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, देखो आगे भी भैया सेम टाइप का पॉइंट है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया सेम टाइप का पॉइंट बोल रहे हैं, हाँ एकदम सही पकड़े हो, सेम टाइप का पॉइंट है, वो पढ़ने दो। बोलता है ड्यू टू हेवी फ्लड, बाढ़ आ गया, बाढ़, हेवी बाढ़ आया है, ठीक है। सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 were received from the supplier beyond delivery date of customer। क्या बोला, आपको समझ में है क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोले भैया बहुत हेवी फ्लड हो गया, तो हुआ क्या कि मेरा जो सप्लायर है ना, उससे जो माल हमको मिला ना, बहुत लेट से मिल रहा है सर। क्यों लेट से मिल रहा है? अरे भैया फ्लड आ रहा है तो भैया लेट से मिल रहा है, वही बोलना चाह रहे हैं लोग। हाँ तो फिर ये क्यों बोला बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर? हाँ जिस टाइम कस्टमर को देना था उस टाइम नहीं आया। हुआ ये होगा, मेरा कस्टमर मेरे को ऑर्डर दिया होगा, अब मेरे पास माल था नहीं, तो मैंने अपने सप्लायर को बोला होगा भाई जी माल भेज दो, तो वो माल भेजने में क्या किया, देरी कर दिया। कस्टमर एक टाइम दिया था, उस टाइम के बाद में आया, क्यों? क्योंकि फ्लड हो रखा था। तो ठीक है, मैं तो परचेस कर लिया, माल तो मेरे पास आ गया, माल तो मेरे गोडाउन में होगा। फिर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी। लो जी, कस्टमर इस माल का डिलीवरी लिया ही नहीं, तो सेल हुआ नहीं होगा, इसका मतलब ये माल पड़ा हुआ होगा, तो मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर होगा अपना आराम से। हाँ, तो इसका मतलब इसको क्लोजिंग स्टॉक में ले लिया गया है कि नहीं ले लिया गया है? ले लिया गया, और लिया भी होगा तो कौन से प्राइस में लिया होगा? कॉस्ट प्राइस में, मतलब 15,500 में ले लिया होगा। दिमाग में क्लिक कर रहे बात? हाँ भैया ले लिया, तो कोई गलती की है क्या लेके? नहीं। किंतु गलती क्या हो गया देखो, एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 12,500 ऑन 31 मार्च। बोला सत्यानाशा हो गया। लो, बोलता है इस सामान का कॉस्ट तो था 15,500, किंतु इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना था? 12,500। और स्टॉक को हमको वैल्यू करना चाहिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, तो हमको एनआरवी लेना चाहिए था, 12,500 लेना चाहिए था, पर मैंने कॉस्ट ले लिया 15,500, तो सीधा बात है 3,000 ज्यादा ले लिए, तो मुझे स्टॉक को 3,000 से बस कम करना है। तो यहां पर लिख दो, यहां पर भी वही, लेस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। 15,500 में ले लिया, लेना चाहिए 12,500, कितना ज्यादा ले लिया? 3,000, तो 3,000 लेस कर दो। अब बताओ और कुछ बचा है कि सारा मार्किंग हो गया? एक बार देख लो पहले सम को, कितना अच्छा लग रहा है, रेनबो वाला सम एकदम, एक लाइन नहीं बचा, मतलब और कुछ बचा नहीं है, बस हो गया। अब सॉल्यूशन देख के तुमको लग रहा होगा यार ये तो सच्ची में इजी था, 4 लाइन का सम है। कर ले कर ले। ए बहुत सारा बच्चा लोग बहुत अच्छा अच्छा आंसर बोल रहा है, आप लोग अपना देख लो। एक बच्चा बोल रहा है 16,34,313, यही बोल रहा है क्या? हाँ तो ये क्या निकल गया, फिजिकल स्टॉक की बुक वैल्यू? बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 19। यार बढ़िया समय, यार ये होता है ना सब, मजा आ गया यार, मजा आया। यहां तक आपके मन में कोई शंका आशंका दुविधा जिज्ञासा? ओए बोलना, कोई डाउट नहीं है ना? श्योर, पक्का, श्योर श्योर। आगे बढ़ते हैं सर। चलो एक बढ़िया सम करवाता हूं सर आपको, सर आपको एक बढ़िया सम कराता हूं, सम नंबर 8। इसमें ना 5 स्टार लगा के रखना, 5 तारा। मतलब एग्जाम वाइज ये सम मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है ना, ये सम आपका दिमाग का दही करने वाला सम है। क्या बोले भैया आप? दिमाग का दही। और इसमें भी मैं बोलता हूं पहली सी मार्किंग कर लो, पॉइंट नंबर 3 में ऐसे हाथ बनाओ, और तुम जानते हैं मैं क्या लिखूंगा, डेंजर। 1 और 2 आपको ज्यादा नहीं सताएगा, पॉइंट नंबर 3 जो सताएगा ना, बोलते हैं ना भीगो भीगो के पीटेगा वो तुमको, एकदम एकदम धोबी पछाड़ मिलेगा तुमको एकदम, 5 पॉइंट के लिए धोबी पछाड़। हाँ धोबी पछाड़ में 5 पॉइंट मिलता है। कुश्ती जानता है ना, कुश्ती, उसमें होता है धोबी पछाड़,
5 पॉइंटर होता है वो। चले आगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जब मेरे को लगेगा कि आपको थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए सम के साथ, उस वक्त मैं छोड़ दूंगा थोड़ा देर के लिए। आप लोगों को अकेलापन भी चाहिएगा थोड़ा उसके साथ, होता है ना। यू वांट टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30 जून। यहां तो ये बताया ही नहीं बुक वैल्यू की फिजिकल स्टॉक। अगर आपको कभी समय ये ना बताए कि फिजिकल स्टॉक निकालना है कि बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, सिर्फ अगर बोले वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालिए तो बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल के आइएगा। कौन सा वैल्यू निकालेंगे? तो यहां पर क्लियर हो गया बुक वैल्यू। तो जैसे ही बोला बुक वैल्यू, तो फिजिकलिटी इंपॉर्टेंट है कि ओनरशिप इंपॉर्टेंट है? हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है? ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंस से बोल, ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। तो सीधा बात है भाई, 30 जून को अगर हम ओनर होंगे तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, और ओनर नहीं होंगे तो नहीं आएगा। फिर बोलता है यू स्टार्ट विथ फिजिकल स्टॉक ऑफ 23 जून। हम तुम्हारे बोलने के मोहताज हैं। बोले हम स्टार्ट करेगा ना, फिजिकल इन्वेंट्री हम 23 तारीख को लिए, उससे स्टार्ट करना सम, हम क्लू दे रहे हैं। मतलब गधा का क्लू हमको पता ही है, वहीं से स्टार्ट होता है सम। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक वाज डन ऑन 23 जून। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 4,80,000। ये सुनना, हम लोग का ईयर एंडिंग कब है? 30 जून। और वेरिफिकेशन तुम बोल रहा है 23 जून को किया है। तो बस इतना बताओ, बिफोर बैलेंस शीट डेट की आफ्टर बैलेंस शीट डेट? बिफोर बैलेंस शीट डेट। तो ऐसे केस में गुड्स रिसीव विल बी एडेड एंड गुड्स डिस्पैच विल बी लेस। समझ में आता है? कोई डाउट है? नहीं। आगे बोल रहा है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 एंड 30 जून। तो जो जो हुआ है वो दे दिया। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं ना। मेरे को क्या है, चलो तुम भी स्टार्ट कर लो ना यार, इतना क्या सोचने विचारने का है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन, एज ऑन 30 जून। ईयर बोलो, नहीं दिया, डॉट डॉट छोड़ो। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता। भगर भगर मत कर दो, इधर ध्यान दो। देखो मैं बस इतना ही बोल सकता हूं, इस सम में अगर 10 सेकंड के लिए भी आपका कंसंट्रेशन टूटा गया, वो एक तो है ना नजर हटी, तो यहां पर वही है। अगला 15-20 मिनट अगर आप मेरे साथ निभा दिए तो ये सम समझ में आएगा। 90% बच्चा लोग को ये सम समझ में नहीं आता, ये मैं बता के जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप अगर 90% में हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया तो सोच लेना 10% के अंदर गिने जाओगे, बट 90% को नहीं आता। पहला 2 पॉइंट तो आ जाएगा, तीसरा पॉइंट में जाके तो फंस ही जाओगे। चलो मैं पढ़ता हूं। पहले अपने को फिजिकल स्टॉक कितना दिया? 480। तो वही लिख दें कि एक बार स्टार्टिंग में। तो चलिए स्टार्टिंग कर ही देते हैं। मैं लिखा फिजिकल स्टॉक, ए फिजिकल स्टॉक एज ऑन 23 जून 4,80,000। मतलब हुआ क्या होगा ना, ये लोग 23 जून को गोडाउन में गया होगा, और गोडाउन में जाके काउंटिंग किया, काउंटिंग करके पता चला कितना का माल है, 480। नहीं समझा? ये देखो मेरा ये गोडाउन है, कहाँ गया, ये देखो वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ईयर एंडिंग ये लोग बोला 30 जून, ठीक है ना। ये लोग 23 जून को गोडाउन में गया, और गोडाउन में जाके इस दिन काउंटिंग किया, और गोडाउन में जाके पता चला कितने का माल है गोडाउन में इस दिन, 4,80,000 का माल है। बस इतना दूर तो क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब मुझे आगे पढ़ने दो। पॉइंट नंबर 1, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बिफोर 23 जून। बोला हमने कुछ सामान ना कंसाइनमेंट में भेजा था। कब भेजा था? 23 जून के भी पहले। 23 जून मतलब ये स्टॉक वेरिफिकेशन डेट है, इसके पहले भेज दिया था। भेज दिया मतलब ये माल गोडाउन से बाहर चला गया था। अरे बोलो ना हाँ। तो बस इतना बताओ, 23 को ये माल मेरे गोडाउन में था क्या? तो जब मैंने स्टॉक का काउंटिंग किया 4,80,000, तो 480 में ये माल घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है? नहीं घुसा हुआ है। इतना दूर क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? गुड्स कॉस्टिंग 24 वेर अनसोल्ड। बोलता है लास्ट में ईयर के एंड में ये जो माल भेजे थे ना, इसमें से 24,000 का माल अनसोल्ड पड़ा हुआ है। किसके पास? मेरे पास। कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अगर कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा हुआ है तो फिजिकली क्या मेरे गोडाउन में है? नहीं है।
तो 30 जून को फिजिकली मेरे गोडाउन में तो नहीं है, पर उसका ओनर क्या मैं हूं? अगर मैं उसका ओनर हूं, मुझे बुक वैल्यू निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, 480 में जुड़ा हुआ नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। समझ में आया? इजी है। तो लिख लो, ये मैंने एग्जांपल्स लिए थे ये सारे, आपको अगर याद हो तो, मैंने पिछले क्लास में। तो लिखो, गुड्स लाइंग विथ, किसके पास पड़ा हुआ है? कंसाइनी, अनसोल्ड। कितने का माल पड़ा हुआ है? 2424, 2424। अच्छा लगा मुझे 24। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी है। बोला भैया बेकार डरा, इजी तो था। मैंने तो 1 और 2 के लिए डराया ही नहीं। हाँ, 3 के लिए डरा कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं। मेरा डराना काम थोड़ी ना, मेरा काम तो बताना है बच्चे। ठीक है सर, आगे चलिए। आगे क्या बोल रहा है देखो, परचेज ऑफ 40,000 वॉज मेड। अच्छा, परचेज हुआ कब था पहले बताओ? ऊपर तो बोल ही दिया 23 से 30 जून के बीच में। आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 16,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। लो जी लो, ये लोग बोलता है 40,000 का परचेज हुआ है। 40,000 में से 16,000 का माल का डिलीवरी कब हुआ है? हाँ, 30 जून के बाद जुलाई में जाके डिलीवरी आया है। 16,000 का माल यहां पर आया है। तो टोटल इस बीच में परचेज अगर 40 का हुआ था, 16,000 बाद में आया है, तो पहले कितना आ गया था? तो 24,000 का माल पहले आ गया था। अरे बोलो ना हाँ। अच्छा, गुड्स परचेज बोल रहा है, मतलब इनवॉइस तो मिल ही गया था। इनवॉइस कब मिल गया था? अगर परचेज बोल रहा है मतलब पहले, मतलब 23 से 30 जून के अंदर मुझे। अब जरा सोचो, 24,000 का माल जो है उसका गुड्स भी आ गया, इनवॉइस भी आ गया, और ये 30 जून के मेरे गोडाउन में था क्या ये माल? हाँ, इसका ओनर मैं हूं। हाँ, तो क्या मेरे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनना चाहिए? तो मेरे को क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब 16,000 के बारे में सोचो, ये क्या 30 जून को मेरे गोडाउन में था? पर इसका इनवॉइस मेरे को पहले ही मिल गया है, तो क्या मैं इसका ओनर हूं? मतलब ये गुड्स मेरे गोडाउन में तो, पर मैं इसका ओनर हूं। क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। और ऐसे भी यार इतना क्या सोच रहा है, गुड्स रिसीव्ड क्या करना चाहिए? बस सीधा बात है। और हम होता तो हम तो इतना भी नहीं सोच रहे, हम तो सोच रहे हैं मुझे क्या निकालना है? बुक वैल्यू। ठीक है ना? गुड्स रिसीव मतलब परचेज क्या है? गुड्स रिसीव के कैटेगरी में है। बस परचेज है तो ऐड कर दो। फिजिकली गुड्स आया है, नहीं आया है, क्या मतलब है? क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं? बुक वैल्यू। यहां तो फिजिकल मूवमेंट देखने का कोई मतलब नहीं है। कैसे सिंपल वे में सोचना, आप समझ रहे हो? आप क्या देखोगे? देखो कीवर्ड मेरे को क्या दिखाई दिया? परचेज, मतलब ऐड कर दो। अब बोला टोटल परचेज कितना है? 40। अब आया है नहीं आया है, तेल लेने जाओ। परचेज हो गया है, ओनरशिप मिल गया है, ऐड कर दिया। फिजिकल स्टॉक अगर बोलता तो सिर्फ 24 का एडजस्टमेंट करता तब। अगर ये बोला है 16,000 डिलीवर नहीं हुआ है, तो बाकी क्या हो गया है? हाँ, तुम्हारे प्लेट में एक आलू का सब्जी था, एक बैंगन का सब्जी है। हम बोले आलू का सब्जी दिखाई नहीं दे रहा, खा गया। कैसे पता चला? नहीं बोला तो खा गया। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, तो बताओ थाली में कौन सा सब्जी है? कैसे पता चला ये बताओ? तो एक अगर ये हो गया तो दूसरा वही होगा। अब अगर बोल रहा भैया मेरे पास इतना कॉमन सेंस नहीं है ये समझने का, तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता ही है। ठीक है ना? सब में नहीं बोल रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग, मैं तुमको ही बोल रहा हूं। अच्छा नहीं, मजाक का बात और है। बोलो समझ में आ गया ना पॉइंट? हाँ, तो चलो इसको लिख दो। क्या करना है? ऐड की लेस। देखो मैं थोड़ा स्टाइल से लिखता हूं कि बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको। गुड्स परचेज्ड, कोलोन देके लिखा इसमें, रिसीव्ड हो गया कितना? 24। और यह लिखते हैं नॉट रिसीव्ड 16,000। मतलब नॉट रिसीव बोलेगा मतलब है 30 जून तक नॉट रिसीव। ठीक है ना? तो टोटल कितना एडजस्टमेंट हो रहा है? 40। बोलो किसी को दिक्कत है? अब जो हंसी मजाक हो गया हो गया। अब पूरा कंसंट्रेशन मेरी तरफ सर। रेडी है आप सारे बच्चे?
क्योंकि एक जन भी आगे पीछे हुआ तो कब ये निकल जाएगा हाथ से पता ही नहीं चलेगा। मुन्ना, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा एक काम करो, आप पहले ये पैराग्राफ जो है ना, इसको पहले आप खुद से रीड करो 2 बार, हो जाए तो मुझे बताओ, फिर मैं पढ़ूंगा। पढ़ लो एक बार। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, फट जाएगा। बस 2 बार रीड कर लो, फिर मेरे को बोलो हो गया, फिर मैं आपको समझाता हूं पूरा। क्योंकि जब तक आप चीजों को विजुअलाइज नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा बात, चाहे 500 बार पढ़ लो। मैं बोलूं, आप रीडिंग हुआ? देखो क्या बोल रहा है, सेल्स वेर 1,36,000। जैसे ही बोला सेल, हम खुश हो गए, भैया सेल दिया, हम इसका कॉस्ट निकालेंगे। सेल मतलब गुड्स रिसीव के डिस्पैच, और इस केस में गुड्स डिस्पैच को क्या करना है, लेस लेस कर लेंगे। किंतु खत्म तो हुआ नहीं, आगे बोल दिया विच इंक्लूड, मतलब बोल रहा हूं सेल के अंदर है, क्या है, गुड्स वर्थ 32। बोले इसके अंदर 32,000 का गुड्स इंक्लूड है। कौन सा गुड्स? सेंट ऑन अप्रूवल। अच्छा, रुको 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 रुको, तो ये लोग बोलना चाह रहा है, अब जरा सा ध्यान से, हाँ सारे बच्चे लोग, ये जो सेल वगैरह बोल रहा है कौन से पीरियड के दौरान का बोल रहा है? 23 से लेके 30 जून के बीच का ही बोल रहा है। ये लोग बोल रहे हैं सुनो ना, हमारा जो सेल है ना, इस पीरियड के दौरान 136 हुआ था। हम बोले ठीक है। बोले बट रुको रुको रुको, हम बोले क्या हुआ? बोले हम बोलना भूल गए, इस सेल के अंदर सेल और रिटर्न घुसा हुआ है, कितने रुपए का? 32,000 का। तो सीधा सीधा बात है भाई, ये सेल है ही नहीं। अरे बोलो ना, ये क्या सेल है? ये तो सेल और रिटर्न है। तो सही मायने में सेल कितने का है? 1,04,000 का है। पहले बोलो, इतना बात समझ में है? पहले बोलता सुनो ना सेल है, फिर बोलता हाय रबा गलती हो गया, पूरा सेल नहीं है, 32 तो सेल और रिटर्न है। ठीक है, मैं सेल का बात बाद में कर रहा हूं, सेल और रिटर्न का बात पहले कर रहे हैं। ये सेल और रिटर्न में जो आप माल भेजे, ये कब भेजे? जल्दी बोलो नहीं, कब भेजे? 23 से 30 जून के बीच में भेजे, मतलब ये 32 का माल बाहर चला गया। अरे बोलो ना हाँ। अगर ये बाहर चला गया, कब गया? 23 के बाद। तो बोलो, ये जो सामान है 32 का, क्या ये 23 को गोडाउन में था क्या? अगर 23 के, ध्यान से सुनो, हड़बड़ाने का नहीं है कुछ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। इफ रिक्वायर्ड 10 सेकंड सोचो फिर जवाब देना, कोई जवाब का हड़बड़ी नहीं है मुझे, पर एक एक बच्चा इस जगह सोचेगा। अगर ये माल सेल और रिटर्न में मैंने भेजा है तो गोडाउन से बाहर गया है, कब भेजा है? 23 के बाद भेजा है। तो 23 के बाद ये गोडाउन से बाहर गया है। तो मेरा क्वेश्चन है 23 को क्या ये माल गोडाउन में था? हाँ था। तो अगर ये गोडाउन में था, तो 23 को जब मैंने फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किया, तो क्या ये मेरे काउंटिंग में आ गया होगा? तो मतलब ये 4,80,000 के अंदर ये 32,000 का माल घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है? घुसा हुआ है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब आगे समझो क्या बोल रहा है। हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30 जून। लो जी, बोल रहा है 32 जो बाहर गया था, इसमें से आधा माल, आधा मतलब 16,000 का माल फिर से रिटर्न आ गया, रिटर्न आ गया, गोडाउन में वापस आ गया। कस्टमर रिजेक्ट कर दिया माल को, बोला हम नहीं लेंगे, ले जाओ अपना माल। तो अगर ये माल वापस आ गया तो बोले ये सेल हो पाया? अगर ये सेल नहीं हो पाया, मतलब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। अरे बोलो ना, बोलो ना, 30 जून के मेरे गोडाउन में होगा कि नहीं होगा? हाँ, पहले ही आ गया 30 जून के गोडाउन में, ये है मेरा माल। और क्या ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनना चाहिए?
हाँ, अगर माल बिका नहीं है तो इसके ओनर कौन है? हम है। हम ओनर भी हैं, 30 जून को गोडाउन में भी है, तो ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? बट नो इंटीमेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स। बोले बाकी जो 16,000 का माल बचा, अरे 32 में से आधा आ गया, तो अभी बाकी कितना? 16,000। ये माल किसके पास पड़ा हुआ है? कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। नो इंटीमेशन। जो लोग ये चैप्टर पढ़ा है वो लोग बोल सकते हैं नो इंटीमेशन मतलब इट इज अवेटिंग अप्रूवल। मतलब माल कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, किंतु कस्टमर ने अभी तक हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। तो बोलो क्या ये माल सेल हो गया? सेल नहीं हुआ, तो ये अनसोल्ड पड़ा हुआ है। किसके पास पड़ा हुआ है? तो फिजिकली तो मेरे गोडाउन में नहीं है 30 जून को, पर 30 जून को इसके ओनर कौन है? हमें, अगर हम इसके ओनर है तो क्या ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ना चाहिए? तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में 16,000 और ये वाला 16 दोनों ही जुड़ जाना चाहिए। हाँ कि ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओनर हैं तो ये जो 30 जून का स्टॉक है इसके अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो बनना चाहिए, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए 480 के साथ? क्यों ऐड करेंगे 16? तुम समझे ही नहीं बच्चा, मेरा बात समझो। 16,000 का माल मेरे गोडाउन में आया कि नहीं आया? आया। क्या इसके ओनर हम हैं? 30 जून को क्या हम इसके ओनर हैं? माल बिका तो नहीं, इसके ओनर हैं। अगर हम ओनर है तो क्या मेरे क्लोजिंग स्टॉक में जाना चाहिए? जाना चाहिए। बाकी 16,000 जो अवेटिंग अप्रूवल है, क्या वो माल सेल हो गया? पहले बोलो, क्या वो माल सेल हो गया? नहीं। सेल नहीं हुआ तो उसका ओनर कौन है? हम है। भले ही वो मेरे गोडाउन में नहीं है, किंतु ओनर तो 30 जून को कौन है? हम ही है ना रे भाई। अगर हम ओनर हैं तो क्या ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो मैं ही बोल रहा हूं कि जो वापस रिटर्न आ गया है उसका फिजिकली भी मेरे गोडाउन में है, ओनर भी हम है, तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आना ही चाहिए। और ये 16,000 का माल मेरे गोडाउन में तो नहीं है, पर ओनर कौन है? हम है, तो ये मेरे 30 जून के क्लोजिंग स्टॉक में ये भी आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? अगर आना चाहिए तो बताओ 480 के साथ मुझे क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। आंसर है मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, कितना बड़ा ब्लफ है सोचो। इतना दूर तो सोच लिया दिमाग कि क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए। बात समझो। किंतु मजा का बात इस बार क्या, इस बार कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 480 के अंदर ये माल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर मैं दोबारा ऐड कर दिया तो डबल इफेक्ट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इसके लिए कुछ भी करने का जरूरत, 90% बच्चा इसको ऐड करके आएगा। पर गहराई से सोचना है कि भैया ये तो पहले 23 को गोडाउन में था, उसके बाद निकला है। गोडाउन में था तो 480 के अंदर इंक्लूड हो गया। अब आधा माल रिटर्न आ गया, आधा माल बिका नहीं, तो सीधा सीधा बात है इस पूरे माल का ओनर मैं हूं। तो 30 जून को ओनर मैं हूं तो क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए। ये ठीक बोल रहे हो, आना चाहिए। पर क्या मैं जाके ऐड कर दूं वापस? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एडेड है। क्या ब्लफ खेला दिख रहा है? मतलब जो बनाया है क्या मस्त सोच के बनाया, बोल तो सोचना पड़ेगा। बोलो अभी फिर से बोलना है कि समझ में आया? सबको समझ में आ गया इतना दूर? तो मैं इसको एक बार हटा देता हूं, तो ठीक है। इसके लिए बाद में नोट लिख देंगे कि भैया इस 32,000 का कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक है। तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल सेल अब है कितने का? एक्चुअल सेल 1,04,000 है। मैं इसका बोलूं इसका कॉस्ट प्राइस पता करो और चुपचाप लेस कर दो, काम खत्म हो जाएगा। अब मुझे इसको कॉस्ट प्राइस पता करना है। 1,04,000 तो सेल प्राइस है, मुझे इसका क्या पता करना है? कॉस्ट प्राइस। देखो आगे क्या बोल रहा है, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो ठीक है ना, जैसे ही बोला कॉस्ट प्लस 25, मन चलने लगा। सीपी एसपी प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना? 25 कॉस्ट के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस कितना? 125। इज इट फाइन? किंतु देखो ना, अभी मैं सोच ही रहा था कि देखो इंग्लिश में ये खतरनाक वर्ड बोला क्या, देखो हाउएवर, किंतु परंतु। ये किंतु परंतु लगा रहा है, क्या बोल रहा है? गुड्स कॉस्टिंग 24, बोले गुड्स था जिसका कॉस्ट कितना है? 24, हैज बीन सोल्ड फॉर 12,000। हमने उसे बेच दिया, बेचेंगे नहीं, बेच दिया। कितने में बेच दिया? 12,000 में। तो इसका मतलब ये गुड्स क्या 25% प्रॉफिट में बिका है? सारा गुड्स 25% प्रॉफिट बिका, बस ये एक माल है जो लॉस में बिका है। तो those goods which are sold at normal GP rate, they are normal goods. But those goods which do not follow normal GP rule, they are abnormal. तो क्या मैं बोलूं ये मेरा abnormal goods है?
तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो तुम सेल किए हो ना, जरा विजुअलाइज करना, इसमें दो तरह का सेल है। कुछ नॉर्मल गुड्स का सेल हुआ है और कुछ एबनॉर्मल गुड्स का सेल हुआ है। पहले बोलो इतना बात समझ में आ रहा है? इसमें नॉर्मल माल जो 25% प्रॉफिट में बिका है वो भी है, और वो एबनॉर्मल माल जो लॉस में बिका है वो भी है। अच्छा, एबनॉर्मल माल का सेल वैल्यू कितना है? 12,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? 24। तो बोलो इस 1,04,000 में एबनॉर्मल आइटम कितना इंक्लूडेड है? 12 की 24? जो बोल रहा है 24 कूद जाओ, नालायक। इधर देखो, ये एक्चुअल कौन सा वैल्यू है? सेल वैल्यू। आपने एबनॉर्मल आइटम को सेल कितने में किया था? 12,000। तो आपने एंट्री किया होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या 24? 12,000। तो इसका मतलब सेल के अंदर घुसा हुआ कितना है? तो मैं बोल रहा हूं ये जो टोटल सेल 1,04,000 है ना, इसमें 12,000 इट इज द सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम। 12,000 को इसका सेल वैल्यू है, एबनॉर्मल आइटम का सेल वैल्यू है। तो नॉर्मल आइटम का सेल वैल्यू कितना होगा? बोलो इतना दूर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? धीरे धीरे हौले हौले। नहीं समझ में आए मेरे से फिर से पूछ लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं, टोटल 136 में 32 तो सेल है ही नहीं, वो तो सेल और रिटर्न है, हटा दो। तो सेल कितना हुआ है? 1,04,000। 1,04,000 में बोल रहा है एक सामान को मैंने लॉस में बेचा, मतलब वो एबनॉर्मल आइटम हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ 1,04,000 में उस सामान को कितने में बेचा था? 12,000। तो मैं बोल रहा हूँ 12,000 इज द सेल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। तो व्हाट इज द सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स? 1,04,000 में से क्या हटा देंगे? 12,000 हटा दिया, कितना गया? 98। 92 आएगा ना? मैं कैलकुलेटर चला के दिखा देता हूँ, इधर देखिए। 1,04,000 माइनस कितना है? 12,000। ये देखो 92। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं, हड़बड़ाने का कुछ नहीं है, समझ में आया। अब मुझे ये जो टोटल माल जो बेचा है ना, इसका कॉस्ट प्राइस चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, एबनॉर्मल गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना था? 24,000। समझ में आ रहा है? अब ये नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट प्राइस बताओ। अब इसमें तुम लगा लो, क्योंकि नॉर्मल गुड्स है तो इस प्रॉफिट में बिका है। अरे बोलो ना। तो इसके हेल्प से कॉस्ट नहीं निकल जाएगा क्या? सेल प्राइस को सेल प्राइस से डिवाइड करो, कॉस्ट चाहिए कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना आ रहा है? 73,600। तो ये टोटल सेल वैल्यू है ना, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 73 प्लस 24। अरे बोलो हाँ। तो इसका कॉस्ट बन रहा है 97,600। तो जो माल बेचे उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 97,600। ये जाके एडजस्ट करेंगे। सोचने वाला पॉइंट है। अगर आप पहले ये नहीं करेंगे तो एग्जाम में अगर ये आ ही जाए तो वहां गाना गाने का मन करेगा, मैं तो एवे ही एवे ही एवे ही एवे ही लुट गया। समझ में आ रहा है? बढ़िया पॉइंट है। ये अगर आप दो चार बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे और खुद से दो तीन बार अगर नहीं सोचोगे क्या हो रहा है, नहीं आएगा। हम भी जब स्टूडेंट थे हम लोग को एक बार में नहीं समझ में आया। अच्छा, मजा का बात तो ये है कि जब हम स्टूडेंट थे तब ये चैप्टर था ही नहीं। हाँ, मजा का बात तो यही है। मतलब हम जब पहली बार देखे तो मेरा भी एक बार दिमाग घूम गया था। हम बोले हैं ये कैसा है, क्योंकि तब उस वक्त नया नया सीख रहे थे, तब उस वक्त ऐसा आया था। बोलो समझ में आया? श्योर है? पक्का? कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, मेरे को एक बार और बोलना है? किसी को नहीं समझ में आ गया? चलो फिर इसका प्रेजेंटेशन दिखाता हूं मैं वर्किंग करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ, नहीं तो कैसे है, मन मन में आ गया आंसर। लेस गुड्स, ओहो, गुड्स सोल्ड बिटवीन 23 जून टू 30 जून। इसका ना मैं दो भाग कर दे रहा हूं और भी अच्छा लगेगा। मैं ऐसे लिख दिया, एबनॉर्मल और नॉर्मल। एबनॉर्मल गुड्स का कॉस्ट था 24,000 और नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 92,000, ये सेल वैल्यू था नॉर्मल का, इंटू 100/125। 73,600 था। नहीं समझ में आया लगता है? थोड़ा सा नीचे करता हूं, देखने में अच्छा लगेगा। लो, इसका 24 जोड़ दिया तो ये कितना आ गया? 97,600। 480 प्लस 24 प्लस 40 माइनस 97,600।
4,46,400, ये निकला आपका आंसर. दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन कौन सा दिन, 30 जून. खत्म नहीं हुआ है, वर्किंग एक तो दिखाना पड़ेगा. मैं एक वर्किंग नोट दिखा रहा हूं. मैं लिख रहा हूं सेल एज गिवन, मतलब क्वेश्चन में कितना दिया था, 1,36,000. यहां से हटा दिया सेल और रिटर्न, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न कितने का था, 32,000. तो ये 1,04,000 ये अपना एक्चुअल सेल था. अच्छा, सारा बिटवीन 23 टू 30 जून हो रहा है. हाँ, अब इसमें से मैं हटाया सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स या एबनॉर्मल आइटम, कुछ भी बोल सकता है, 12,000. तो ये लो आ गया सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स, सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स. ये देखो, ये वाला दिखा दिया, जिससे क्या हो गया ना, मजा का बात, ये 92 और यहाँ 92 आ गया. ठीक है. और अगर आपको ज़्यादा मन करे तो इसके नीचे यहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, ये लिख दो. कर रहे हैं, एक तो नोट लिखेंगे उसके लिए, पहले वर्किंग कर ले, और एक तो नोट दे दे रहे हैं उसके लिए, किसके लिए बोल दो, गुड सेंट ऑन अप्रूवल. तो इसके लिए एक तो नोट लिखो, नो एडजस्टमेंट इज मेड फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बिकॉज, हाँ, इट इज already included in physical stock of rupees 480. बोला 480 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दोबारा इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है. नो एडजस्टमेंट. देखो बढ़िया सम है सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सम को 2-3 बार रिसेंट में कर लो, 2-3 दिन में, हर दिन एक बार कर लो. और जब भी करो रट के मत करना, सोचना पूरे प्रोसेस को. मैंने जो पूरा प्रोसेस बोला है ना, उस पूरे प्रोसेस को सोचो. सेल और रिटर्न के लिए क्या बोला, इसके लिए क्या बोला, सोच सोच के लिख के करो. टेक सम टाइम. तो जब क्लैरिटी आ जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा. फिर बोलो आगे बढ़े. श्योर, मैं आगे बढ़ा. चलो, ये भी हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया. हाँ, करने लायक तो ये बचा है 12. ओए होए, 12, 12, 12, 12. इसमें भी 7 तारा लगाओ. मजा आ जाएगा भाई साहब. मैं फिर से आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप इस सम को खुद से एक बार रीडिंग कर लेंगे पहले. 7 स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे चैप्टर में देख रहे हो, एक दो कुछ स्पेसिफिक सम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये सब स्टार लगवाने का मतलब क्या आप समझ रहे हो, एग्जाम के पहले दिन ये सब सम कंपलसरी रिवाइज करना. मतलब अगर एग्जाम के पहले दिन ये सब सम देखा हुआ नहीं रहा तो एग्जाम में एक बार में उतार पाना काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. भले आपने प्रैक्टिस वैक्टिस किया हो, मगर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, साथ में करना ही पड़ेगा बच्चे, कोई चारा नहीं रहेगा सर. तो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आप एक काम करो, इसको आप रीड करो पहले. मैं हट गया, ज्यादा कुछ नहीं, चुपचाप एक बार रीडिंग करो, क्या बोला है, क्या निकालने बोला, एक बार देखो, फिर मैं पढ़ता हूं आपके लिए. क्या बोल रहा है. हाँ,
एक बार फट से रीडिंग कर ले, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फट से एक बार रीडिंग कर, स्पेशली ध्यान दे क्या दिया है, क्या निकालने बोला है, क्या क्या मांगा आपसे, उस बात को आप थोड़ा सा गौर से देख लो, फिर तो हम लोग हैं ही समझाने के लिए। जल्दी जल्दी देखो। बोला आप चुप हो जाइए तो हम पढ़ेंगे। अच्छा, चुप। कुछ बच्चे बोले भैया पढ़ के तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा लग रहा है, करेक्ट। इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है और इन्वेंट्रीज भी है, एक में दो का मजा, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम जैसा। वो 2 in 1 आइसक्रीम आता है ना, एक साइड चॉकलेट, एक साइड वनीला, एक साइड चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी आता है ना, हाँ। नहीं भाई, हम सोचा है ना। अरे वो 2 ठो आइसक्रीम खरीदा था, एक तो चॉकलेट वनीला, साथ में रख दिया, बोले 2 in 1 हो गया। नहीं, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, चॉकलेट और वो वाला मिलता है एक साथ ऐसे आधा आधा किया हुआ? हम लोग तो एक्चुअली वनीला और स्ट्रॉबेरी खाएं। अगर तुम बोलते हैं हाँ मिलता है तो सबको लाके एक तो खिला दो, हम लोग मान जाएंगे ये बात। तुम नहीं लाके खिलाएगा तो फिर नहीं मानेंगे हम लोग। झंझट खत्म, देखा कितना इजी है सॉल्व करना प्रॉब्लम्स। तुम लोग लड़ते रह जाएगा, देखो एक लाइन में सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। नहीं मिलता है, एक्सेप्ट कर लिया। पढ़ा थोड़ा, एक बार रीडिंग हो गया तो बता देना। चले, ओके, देखो क्या बोल रहा है। मैं आपके लिए पहले लास्ट लाइन पढ़ देता हूं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2019। ईयर के एंड का स्टॉक का वैल्यू मांग रहा है, एंड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन दैट डेट। मतलब प्रॉफिट को एडजस्ट करके बताओ, हैं? दिमाग में थोड़ा सा हलचल सा पैदा हुआ। मैं बोला चलो फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं, वही पहले अच्छा होता है, पहला लाइन पढ़ना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। अच्छा, ये लोग ऑलरेडी पीएल बना लिया है, और उनका पीएल का बैलेंस नेट प्रॉफिट है 6 लाख, और ये लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने बोल रहा है। इसका मतलब ये लोग ये जो प्रॉफिट दिया ये सही नहीं है, मतलब मुझे अपने प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक 375 ऑन 31st March 2019। लो जी, 31st March को ये लोग क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लिया था 375, और फिर से बोल रहा है, मतलब इनका क्लोजिंग स्टॉक भी गलत था, फिर से निकालने बोल रहा है, मतलब सही निकालने बोल रहा है। तो मतलब ये वाला सम बेसिकली रेक्टिफिकेशन का काम हो गया पूरा। Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books। और ये कुछ गलतियां मिली सर, आप कुछ समझ रहे हो? स्टेज अगर रेक्टिफिकेशन का बात आता है तो स्टेज कौन सा है, 1 2 की 3? स्टेज कहीं ना कहीं 3 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग एक बार पीएल बना दिया है। बैलेंस शीट नहीं बनाया मैं मानता हूं, चलो वो लोग बैलेंस शीट के बारे में नहीं बोला, किंतु पीएल तो बना दिया है ना। और तुम्हें क्या ये बात पता है, एक बार जब पीएल बन जाए इसको छुआ नहीं जाता। तो इसका मतलब मुझे सारे रेक्टिफिकेशन, प्रॉफिट का रेक्टिफिकेशन करने के लिए पीएल नहीं खोल पाऊंगा, मुझे क्या खोलना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट खोलना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? और आपको सही स्टॉक का भी दिखाना है, स्टॉक वैल्यूएशन भी दिखाना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब मुझे यहां दो काम करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12, नाम क्या था? आहा, मंगलवार के दिन हनुमान जी का नाम, और क्या चाहिए इस वाहन पे?
और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ। हम्म। ठीक है, भगवान उस जी के लिए नहीं है, ठीक है ना। भगवान आस्था देखता है। हनुमान हो गया यहां पर, और कुछ नहीं है। तो मेरे को पहले आपने बोला कि प्रॉफिट सही करने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये जी लगाया गया है, कोई बोला है उनके लिए, ठीक है ना। एक बात बता मेरे को, जब राम राम जपते हो, राम जी राम जी राम जी जपते हो कि राम राम जपते हो? राम 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 भी तो जपता है बहुत जन। तो क्यों हम हनुमान 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 क्यों नहीं जप सकते? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, भगवान ये जी लगाने के लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आस्था देखते हैं हमेशा। वो एनर्जी आस्था खोजता है कि तू जो बोल रहा अंदर से वो जी वाला फीलिंग है कि नहीं है, चाहे तुम मुंह से बोल चाहे ना बोल। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। एक तो ये काम कर लेंगे, इसके थ्रू सारा प्रॉफिट का रेक्टिफिकेशन करके दिखा देंगे, ये भी चलेगा सर। सुना, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाएंगे ना, इस बार मेरा पीएल एडजस्टमेंट में एक बैलेंस रहेगा 6 लाख रुपया का। सर मतलब, और ये लोग पीएल अकाउंट बना के रखा है ना, कितना, 6 लाख का बैलेंस। अभी तक तो बैलेंस शीट तो बनाया नहीं है, मतलब कैपिटल अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर तो अभी तक पड़ा हुआ है, तो वही बैलेंस को टान के लाओ, क्योंकि वो लोग बोला था, लास्ट लाइन पढ़ा नहीं होगा, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बोला, नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करके नया रेक्टिफाइड फिगर बताओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर पहले लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट, कौन सा, एज गिवन, जो दिया है आपने ऑलरेडी, कितने का दिया है, 6 लाख। अब इसके ऊपर सारा रेक्टिफिकेशन होगा। भैया आपको कैसे पता चला कि वो क्रेडिट बैलेंस है? अरे गधेड़ा, मैं तो इतना ही सीखा हूं बचपन से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। प्रॉफिट इनकम गेन्स का पार्ट है भाई, तो क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। कैसे कैसे सवाल आते हैं मन में। ठीक है सर, आगे बढ़े। अच्छा, और एक चीज करना है आपको, मैं लिख रहा हूं, मेरे को निकालना है रेक सॉरी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफाइड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन, तारीख क्या दिया था मुन्ना, 31 मार्च 19, एज ऑन 31 मार्च 19। और इसमें ये लोग जो गलत वैल्यू दिया वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसी को ठीक करेंगे। नहीं समझे, जो गलत दिया वही ठीक करेंगे ना। हाँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक एज गिवन, कितना दिया हुआ था, अरे 375 था शायद। हाँ, ये तो पहला लाइन में 375 दिया हुआ था, ठीक है। अब ये सम करने के लिए क्या है ना, पूरा चैप्टर का निचोड़ आपके पास होना चाहिए, तब ये सम कर पाओगे, नहीं तो ये सम आपको धन्य कर देगा। आगे बढ़े। अच्छा, पहला बोल रहा है, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स फॉर द शॉप। क्या परचेज किए हम लोग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, फिक्स्ड एसेट था वो मेरा, किंतु गलती से इसको कहां लिख दिए, परचेज में डाल दिए। सुना, हम उतना नहीं सोच रहे, हम एकदम और हिंदी करके सोच रहे हैं, और आसान, अगर आपको रेक्टिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी आप सोच पाओ। एक चीज मेरे को बताओ, अगर मेरे को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो एंट्री कौन सी साइड में लिखना चाहिए, पहले ये बात कर लेते हैं। वो छोड़ो, वो क्या पड़ा छोड़ो, प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना चाहिए कि डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। और प्रॉफिट अगर डिक्रीज करना है तो डेबिट साइड में लिख देंगे। नहीं समझा मेरा बात? तो मेरे को बस इतना याद रखना है कि अगर मेरे को प्रॉफिट को बढ़ाना है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, और प्रॉफिट को कम करना है उस आइटम को क्या करूंगा, डेबिट। बाकी अगर आपको रेक्टिफिकेशन नहीं भी आता, अगर आपने पहले किया भी नहीं है ठीक से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे सोचो, ये कहां डाल दिया मैंने, परचेज, परचेज मतलब एक्सपेंस में डाल दिया, पर क्या ये मेरा एक्सपेंस है, ये तो एसेट है। तो हिंदी बात, मैंने एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया, खर्चा ज्यादा दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट
कम हो गया, मुझे ठीक करना है, तो प्रॉफिट क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना है। तो प्रॉफिट अगर इंक्रीज करना है तो मैं कहां लिख के दिखाऊंगा, क्रेडिट साइड में। नहीं समझा बात? अब तुम यहां पर समझा के लिख दे, बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, हाँ, इंक्लूडेड इन परचेज, ऐसे भी चलेगा। अब तुमको लगता नहीं मैं जर्नल एंट्री बना के दिखाना चाहता हूं, तो वो भी दिखा सकते हो। मैं बोलो इतना सोचने का टाइम कहां है यार, ऐसे मार के खत्म करो। सर ऐसे चलेगा क्या एग्जाम में? मैं झूठ बोल रहा था, इंस्टीट्यूट का मैट खोल के देख लो, वो लोग भी ऐसे ही किया है। हाँ, मांगेगा ही नहीं, डोंट वरी। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चे। हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज फ्री सैंपल। एक गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, एंट्री क्या होता है? हाँ, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज 40,000 एंड 40,000, फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये लोग एंट्री किया ही नहीं, तो मेरा धर्म क्या है, एंट्री कर देना। चलो थोड़ा सा अब इस बार थोड़ा घुमा के सिखाते हैं, ऐसे सोच तो लिया था पहली बार, अब ऐसे सोचो। हम अगर थर्ड स्टेज में हैं तो नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो उसके लिए क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, तो कौन सा अकाउंट होगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो एंट्री क्या बन रहा है, पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट, तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो तरीका से शो कर सकते हो, या तो एक नोट दे दो कि भैया पीएल एडजस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर एक और काम कर सकते हो, पीएल एडजस्टमेंट के दोनों साइड में एंट्री दिखा दो। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो मतलब एक काम करो, वही कर लो, दोनों साइड में दिखा दो, क्या दिक्कत है, हम दोनों में दिखा देते हैं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, कौन सा सैंपल था ना, तो ऐसे लिख दिया टू सैंपल, और यहां लिख दिया बाय सैंपल। हाँ, तुम लोग सैंपल समझता है ना, समझेगा नहीं खुद है तो क्या, कुछ नहीं मतलब, ऐसा कुछ नहीं बोले, बोले एक बार एग्जाम क्लियर कर दीजिए, फिर देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। समझ में मैंने क्या किया? और अगर आप दोनों साइड में नहीं लिखना चाहते तो क्या कर सकते हो, नोट दे दो कि इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेट तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या बोला जरा पढ़ो, इनवॉइसेस ऑफ गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन, क्या लिखा है, 27th मार्च, बट द गुड्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। अच्छा, बोलता हमने कुछ गुड्स परचेज किया था 27 मार्च को, इनवॉइस मिल गया, मिल गया, हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड तो कर लिया था, स्टॉक में लेना भूल गए थे। तो स्टॉक में लेना भूल गए थे, तो मेरा धर्म क्या है, ले लेने का, तो ले लो, तो लिख लो एड गुड्स परचेज्ड नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। कितना, 2.5 लाख था ना, तो 2.5 लाख में स्टॉक ऐड कर रहे हो कि लेस कर रहे हो, ऐड इंक्लूड कर रहे हो, मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा 2.5 लाख से ना। कुछ बोलो। और एक बच्चा कुछ बोलने का असर कर रहा था, अब भूल गए। मैं फर्स्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे असर पड़ता है। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर विल आल्सो ओवरस्टेट। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। याद है, जैसे ही आपने ये रेक्टिफिकेशन किया, आपका क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख से बढ़ गया। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट भी तो बढ़ाना पड़ेगा। बात समझे? तो दूसरा इफेक्ट आपको खुद समझना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना है तो डेबिट करना कि क्रेडिट, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लिख दो बाय इंक्रीज इन स्टॉक, बाय इंक्रीज इन स्टॉक। अच्छा, कहां खेल दिया, देख कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पढ़ाया था और कहां आ रहा है। बहुत सारा बच्चा सोच रहा था कि फालतू ही पढ़ाए थे वाला कॉन्सेप्ट, कहीं काम तो लगा ही नहीं पूरे चैप्टर में। लग गया ना, फालतू तो हम कुछ बताते ही नहीं है। हो गया सर, आगे बढ़े।
चलिए सर आगे देखा जाए। ए सबको क्लियर हुआ नहीं वाला पॉइंट? बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा आगे मैं बोल रहा हूं, इन मार्च 19 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड, सेल भी कर दिया डिलीवरी भी कर दिया मार्च के अंदर, अच्छा बात है। वैट टेकन इन सेल्स ऑफ अप्रैल 19, लो जी कर लो बात। ये सेल कौन से साल हुआ है? इस साल। ऐसे बोले इस साल, बोलता हम इस साल सेल ना रिकॉर्ड करना भूल गया, अगले साल रिकॉर्ड कर दिए। तो तुम्हारा अगले साल का गलत है, तुम अगले साल ठीक करते रहना, अभी मुझे वो ठीक नहीं कर, इस साल का ठीक करने का जिम्मेदारी मेरा है। तो इस साल मुझे क्या करना चाहिए? इस साल सेल रिकॉर्ड नहीं किया, सेल रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सेल रिकॉर्ड करेंगे तो पीएल के कौन से साइड में आना चाहिए? सेल किधर लिखते हो भाई? टू की बाई? बाई तो बस हो गया बाई। अरे भाई सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना, ऐसे सोच लो। अब सोच रहा बहुत जन, भैया ये तो ट्रेडिंग नहीं है, सेल क्यों लिख रहे क्रेडिट में? अरे भाई तुम अगर सेल रिकॉर्ड नहीं किए, अभी तुम सेल रिकॉर्ड करोगे, तो सेल रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं। तो बाई सेल रिमेन अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। कितने का था सेल? 2 लाख। अब एक बच्चा के मन में आ रहा है, हाँ हमको पता था मन में आ रहा है कि भैया तो क्लोजिंग स्टॉक में भी तो असर पड़ेगा। तो तुम लोग तो मेरा क्लास ध्यान से कभी सुनता ही नहीं है। रेक्टिफिकेशन में मैंने एक बोला था बात, हमेशा ध्यान रखना, डू नॉट अज्यूम मिस्टेक। यहां कहीं बोला स्टॉक में गलती किया वो लोग? नहीं। तो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब मान लेने का? हाँ औकात में रहो। ये मैं एक एक लाइन जो बोलता हूँ ना, बहुत सोच के बनाया हुआ है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोला हुआ लाइन है, ये निचोड़ है आपके पूरे सिलेबस का। तो यहां पर कहीं बोला स्टॉक में गलती है? नहीं। तो अपने मन से नहीं मान सकते सर आप। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ तो स्टॉक में गलती नहीं है, बोलेगा तो है। आगे 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 देखो, अब आगे क्या बोल रहा है? गुड्स कॉस्टिंग 75। अच्छा गुड्स ये वर्ड क्या बोला है देखो तो, गुरु कॉस्टिंग बोल रहा है, कॉस्ट बोल रहा है 75, वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न, वेर सेंट ऑन सेल और रिटर्न। कब भेजे हैं? इन मार्च 19। तो मार्च में माल चला गया बाहर, तो चला गया तो चला गया, मैं क्या करूं? एट ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3 ऑन कॉस्ट। अच्छा सीपी एसपी प्रॉफिट, प्रॉफिट बोला 33 1/3 ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 100 है, तो सेलिंग प्राइस 133 1/3 है। इतना दूर क्लियर है? अच्छा मैं एक बात पूछूं, ये जो माल भेजे ना सेल और रिटर्न में, इसका कॉस्ट तो 75 है, इसका सेल वैल्यू जानते हो? 1 लाख बोल रहा है, मतलब 75 अगर कॉस्ट है, इसका अगर सेल वैल्यू पता करना चाहें तो सेल वैल्यू को, सॉरी कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड कीजिए, सेल वैल्यू चाहिए, सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4/3 हो जाएगा। और कितना रही है? 1 लाख। तो सीधा सीधा बात है भैया, 75 कॉस्ट का माल हमने सेल और रिटर्न भेजा है, 1 लाख रुपए में भेजा है, सेल वैल्यू कितना है? 1 लाख। इतना दूर क्लियर है? आगे क्या बोला ध्यान से पढ़ना, दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च। ओ बोले इस गुड्स का अप्रूवल कब हुआ है? अगले साल, किंतु मैंने इसको अपने सेल में ले लिया था मार्च में। सुनो ना, अगर सेल में ले लिया था मतलब कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, समझ रहा है? हाँ औसम 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 याद रहा है, देख जो लोग किया होगा क्लास, ऑर्डिनरी सेल मेथड। सीधा सीधा यार, इतना भी नहीं सोच रहा था, सोचो कहाँ इंक्लूड कर दिया? सेल में। तो क्या पिछले साल ये सेल हो गया था? नहीं। अप्रूवल तो अप्रैल में मिला है, तो मार्च में तो सेल हुआ नहीं था, पर तुमने सेल में डाल दिया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। अरे बोलो कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के लिए मैं कहाँ लिखूं? हाँ डेबिट साइड में, टू ऐसे लिख दो सेल और रिटर्न। ए सेल और रिटर्न कितना कैंसिल? 75 की 1 लाख? भैया सेल कैंसिल कर रहे हैं ना, सेल तो सेल वैल्यू में हुआ होगा। हाँ भैया 1 लाख, 1 लाख, वेरी गुड 1 लाख, मजा आ गया मुझे, 1 लाख आप सही बोल रहे हो। किंतु ये बात तो तुमको पता ही है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, जब गुड्स अवेटिंग अप्रूवल होता है उसका 2 एडजस्टमेंट एंट्री होता है, एक तो कैंसिलेशन ऑफ सेल, वो तो मैंने मार दिया, स्टॉक में भी तो डालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पास नहीं है, मेरे कस्टमर के पास है, ओनर हम है, तो हमको अपने स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो किंतु स्टॉक में इंक्लूड करोगे कौन से प्राइस में? सेल प्राइस की कॉस्ट प्राइस?
हाँ, एड गुड्स लाइंग विथ कस्टमर अवेटिंग अवेटिंग अप्रूवल। तुमने बोला कॉस्ट प्राइस ले लीजिए, कितने का? कुछ बोलो। फिर गलती कर रहा है, 75 तो लिख दिया, फिर स्टॉक 75 से बढ़ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी। जाओ प्रॉफिट में और बढ़ा के आओ। बाय इंक्रीज इन स्टॉक। क्या मजादार पॉइंट है, तुम समझ रहा है? अरे बोलना। मजेदार है ना? यार क्या गजब पॉइंट है, मुझे को तो मजा आ गया। और कुछ बचा है देख लो। नहीं, अब एक एक करके मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, यहां तक लिखना हुआ सबका। अब ये प्रॉफिट जो आएगा, ये आएगा रेक्टिफाइड प्रॉफिट, निकाल लो, यही मांगा था। रेक्टिफाइड प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर निकालने का है। तेरी 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 250 प्लस 2 लाख प्लस 75,000, ये आ रहा है 11,80,000 माइनस 140 के लास्ट। ये 10,40,000 आ रहा है क्या? बच्चे ये सम को एग्जाम में जाने से पहले 5 से 6 बार हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना, नहीं तो ये सब धोखा देने वाला सम है। और ये बहुत फेवरेट सम है इंस्टीट्यूट का, मैं बता रहा हूँ। कब अचानक से आ जाए कोई ठीक नहीं है, तुम समझ भी नहीं पाओगे। हो गया यहाँ तक? अच्छा, और यहाँ पर भैया ये क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर वैल्यू लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज रेक्टिफाइड क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/9। कितना आ रहा है? 7 लाख। दोनों हो गया, लो भी हो गया। चलो बोलो, मजा आया? बस इसमें दो सम बचा है, जो मैंने शायद आपको लास्ट दिन बोल दिया था, होमवर्क कर लेना। कौन सा वाला? 11 नंबर और 15 16। हाँ 11, और बाकी तो सारा हो गया ना अपना। और कुछ बाकी है? ओह, एक बच्चा बोला भैया 13 नहीं हुआ, मेरे को करना है क्या? एक बच्चा बोल रहा भैया 13 नहीं हुआ, हमको इतना जोर से गुस्सा है ना नालायक। 13, Sulekha Limited deals with three products PQR which are neither similar nor interchangeable. At the end of financial year historical cost and NRV दे दिया है, बोलता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is lower। मैंने एग्जांपल दिया था, बोला था 4 मार्क्स का एक बार आया था, ये वही वाला समय है। ये वैल्यूड एट 38 और 42 में लोअर कौन सा था? वेरी टफ, 42 होता है सर, 42। लोअर नहीं पता। 29 में 29, 17 14 में 17, मत लिखना 14, कितना होता है टोटल कर लो। हो गया सम। नहीं हमको देख के बता ना कौन सा, मेरे को याद नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। 81, वेरी टफ सम। अगर ये वाला एग्जांपल नहीं कराया था मैंने, हाँ तो हो गया। बोले सर हम तो बता रहे थे कि नहीं हुआ है। और कौन सा रह गया? 15, एक बार देख ले। ए, एक बच्चा बोला भैया 15 में दिखाओ। ये वाला हमको तुम लोग करके दो, चलो मैं 5 मिनट दिया। अगर ये सम नहीं हो रहा है तो चुल्लू भर पानी से भी थोड़ा सा और कम करना, फिर डूब के मारना। कर गया तो चलो, कर गया तो चलो, मैं हट रहा हूँ यार। तो मेरे ख्याल से तुम लोग ये ट्राई कर लिया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। A trader prepared his accounts on 31st March every year. खूब भालो लोग सुना। Due to some unavoidable reason, no inventory taking could be possible till 15th April, on which date the total cost of the goods in the godown came 5 lakh। सीधा बात है, स्टॉक वेरिफिकेशन कब कर रहा है? आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो बस बोलो इस वक्त गुड्स रिसीव क्या होता है? लेस हो जाता है। और गुड डिस्पैच क्या होता है? पहले तो यही लिख लिया करो कॉपी में, ठीक है ना, उसके बाद सम आगे बढ़ा करो। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश बिटवीन इतना टू इतना। बोलता है इस बीच सेल हुआ है 4,10,000 का, इंक्लूडिंग कैश सेल 1,00,000। कैश क्रेडिट से मतलब है क्या? गुड्स का आना जाना देखना है। सेल हुआ है मतलब गुड्स रिसीव के डिस्पैच। डिस्पैच तो क्या करोगे? ऐड करोगे।
किंतु ये 4,10,000 कौन सा वैल्यू है? सेल वैल्यू है। एक तो सुनो ना, सेल्स रिटर्न भी है। तो मैं बोलूंगा 410 में से 10,000 क्या कर देना, माइनस। और प्रॉफिट बोला 20% ऑन सेल। हमको तो कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करोगे, 80/100, 8 चौके 32, 3 20 आएगा। हाँ, इसको ऐड कर देना। और एक तो बोला परचेज इंक्लूडिंग कैश परचेज। कैश क्रेडिट से कोई मतलब नहीं, या तो गुड्स का आना जाना, और परचेज मतलब गुड्स रिसीव, तो क्या करोगे, लेस कर दोगे। तो सीधा सीधा हिसाब क्या बन रहा है देख, 5 लाख का माल रहेगा, उसके अंदर पहले जुड़ेगा कितना, 3,20,000, और माइनस हो जाएगा 50,340। अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया इतना सम कराने के बाद, 769,660, ये आंसर आना चाहिए। आया तुम लोग का आंसर? मैं लिख के दिखाऊं क्या? अब हो जाएगा, अपने से कर लेगा, हो गया। हाँ, अब 11 और 16 मैंने पिछले क्लास में बोला था आप लोगों को होमवर्क करने के लिए, कर लिया तो ठीक है। अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है नहीं किया तो खुद से कर लो, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स में कराया होता है, अब नॉर्मल और नॉर्मल वाला है, ठीक है ना। ये लीजिए 16 नंबर का आंसर ये रहा आपके सामने। लो मैं सामने से हट जाता हूं। अगर किसी बच्चे को लगता है वो कर लिया है तो प्लीज आंसर चेक कर लें। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज इसका ना स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि करके टैली कर लेना। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये पिछले दिन होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला। आप लोग जब फाइनल अकाउंट्स किए थे तो उसके अंदर एक सम कराया था, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल कॉलम बना के, कि चुन चुन के हटाना पड़ता है एबनॉर्मल आइटम को। ये वही वाला है, ये वही सम है, एग्जैक्ट सेम सम थे, बस फिगर चेंज करके दिया था प्रैक्टिस के लिए। मतलब एक्चुअली इंस्टीट्यूट का बुक अगर आप देखोगे ना, इंस्टीट्यूट ने इसको फाइनल अकाउंट्स में भी रखा है, इन्वेंट्री में भी रखा है, तो आप बोल सकते हो किसी भी चैप्टर में आ सकता है, जो भी चैप्टर सोच लो। देख लो, किसी को फोटो वोटो लेना है तो ले लो, फिर बाद में मत बोलना भैया छूट गया एक बार और दिखाइए, फिर ना हो पाएगा। क्योंकि मैंने बोला था करने के लिए, आप कर लिए होंगे। अगर आपको लगता है भैया आपसे नहीं हुआ, तो पहले आपको क्या रिवाइज करना चाहिए, फाइनल अकाउंट्स में वो नोट्स रिवाइज करना चाहिए जहां पर मैंने ये करा रखा है। ठीक है, अगर नहीं चैप्टर किया तो वो चैप्टर करोगे तब आपको मिल जाएगा, एकदम सेम समय, बस हो जाएगा। और उसके बाद 11 था। लो भैया मैं हट जाता हूँ, एक बार आपको फोटो लेना है तो ले लो, जो टैली करना चाहता कर लो। 6250 आया था क्या क्लोजिंग स्टॉक? ये वाला ले लो फोटो, ले लिया, कर लिया क्या? ले 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 ले, किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ले, जल्दी जल्दी। यहाँ का हो गया देखना। हाँ, और अगर कोई बच्चा लोग होमवर्क नहीं कर रहा है खुद से तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है आपके जिंदगी में। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस का है सर, देख लो प्रॉफिट लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट 25,250 लिया है ना, गलत तो नहीं उठा लिया? ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कॉलम वाला लेते हैं, टोटल कॉलम वाला। तो इतना देर से क्या देख रहा था? ठीक है, यहाँ पर जो लोग ले रहे हैं फोटो ले लिया यहाँ तक का। ये देखो, ये ट्रेडिंग में देखो क्या किया है, मुझे क्या पता क्या 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 गलती किया, बताओ क्या गलती हो गया ट्रेडिंग में? तुम तो बोला क्लोजिंग स्टॉक 6250 आ गया है, टोटल कॉलम का तुम प्रॉफिट नहीं निकाला है, देखना। तुमको टोटल कॉलम में पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, तुम क्लोजिंग स्टॉक बिना लिखे प्रॉफिट निकाला है, देख वही गलती किया, देख। गॉड ब्लेस यू, देन तो आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ, स्टाइल मेरा फॉलो करोगे तो जल्दी से आंसर निकलेगा, नहीं तो आपके साथ कांड हो सकता है। हो गया वाला, ये भी हो गया। तो इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है बच्चे, इसी के साथ हमारे ये चैप्टर भी समाप्त हुए सर।